बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 305 किस्सा सुन चुके हैं और अब 306 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हें मेरी तमाम शराइत मंजूर हैं तो मेरे पास इनकार करने का क्या जवाब हो सकता है? मैंने शाने उचकाए और मादाम कलारा खुशी से खिल उठी। बकिया गुफ्तगू हम तन्हाई में करेंगे, उसने कहा। तुम हाल से निकलकर रायदारी में उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाओ और रायदारी के इख्तिताम पर जो दरवाजा नजर आए उसे खोलकर कमरे में दाखिल हो जाओ। लेकिन इस हाल से किस तरह निकलूं? यहाँ तो कोई दरवाजा नजर ही नहीं आता। अपने दाईं जानिब देखो, दरवाजा तुम्हें नजर आ जाएगा, मादाम कलारा ने कहा। मैंने उसके कहने पर दाईं जानिब निगाह उठाई और ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई वहाँ दरवाजा मौजूद था। लेकिन मैंने कलारा पर अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी और बेपरवाही से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ गया था कि ये इमारत जदीद खतूत पर तामीर की गई है और इसमें कदम कदम पर इस किस्म के कमालात देखने को मिलेंगे। दरवाजे से निकलकर मैं कुशादा रायदारी में निकल गया और मादाम कलारा की हदायत के मुताबिक उल्टे हाथ की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद रायदारी बंद हो गई थी। रायदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। मैंने बिला झिझक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं एक आलीशान ख्वाबगाह में था। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी, कलारा बताते खुद बेड पर नीम दराज थी। आओ एडम, मुझे देखकर उसने बैठते हुए कहा और नजदीकी सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। जिन मराइल से गुजरकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उससे तुम्हारा मकसद मुझे मरूब करना रहा हो या ना रहा हो, मगर मैं मरूब हुआ हूँ। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने अंदाजा किया है कि तुम्हारा गिरोह बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म है। फॉक्स स्ट्रीट जैसे लोग तुम्हारे मातहत हैं। और फिर अभी मैंने जिस शख्स को देखा जिसे तुमने टाइगर कहकर पुकारा था, और फिर तुम्हारे हैरत अंगेज मेकानिकी इंतजामात, इन सब के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर मुझे क्यों अहमियत दी जा रही है? मादाम कलारा मुस्कुराई। पहले ये बताओ क्या पियोगे? उसने बेड से उतरकर पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे मालूम था कि उसमें क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया। कलारा ने भी इसरार नहीं किया और अपने लिए एक पैक बनाकर मेरे नजदीक ही आ बैठी। तुम्हारी उलझन समझ में आती है, उसने एक चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन इस वक्त हम जिन उलझनों में घिरे हुए हैं उनमें डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुम तो फिर बहुत बासलाहियत हो, हमारे काम आ सकते हो। ओहो, मैंने हैरत का इजहार किया। तुम्हारे मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। जहाँ तुम नाकाम हो जाओ मैं वहाँ भला क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, मादाम कलारा ने कहा, और ना ही हमारे वसाइल से पूरी तरह वाकिफ हो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे सितारे एक गर्दिश में आ गए हैं। हर महाद पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मगर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी या फिर उसने जानबूझकर सुनी अनसुनी कर दी। कहानी एक बैनुल अक़वामी मुजरिम से शुरू होती है जिसका नाम अली यार खान है। अली यार खान? मैंने मादाम कलारा की बात काट कर कहा, मैं इस नाम के किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम से वाकिफ नहीं। तुम उसे नहीं जानते होगे। कलारा ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वो दुनिया भर में यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाता है, इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। हैरत अंगेज बात है, आखिर यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाकर उसे क्या फायदा हासिल होता है? इस तरह वो बाद अमीर यहूदियों को धमकी देकर बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर लेता है। तब तो वो बहुत अमीर आदमी होगा। मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो। हाँ, वो बहुत दौलतमंद भी है। तो मैं ये बता रही थी कि उसकी दहशत गर्दियों से तंग आकर हमने उसके सामने बंद बांधने का फैसला किया। गुज़िश्ता दिनों वो गोटे हिल में था। उसके बारे में अक्सर यही मालूम नहीं होने पाता कि वो है कहाँ। चुनाचे जैसे ही हमें ये पता चला कि वो गोटे हिल में है, हमने अपने 2 मंजे हुए अफराद उसे कत्ल करने के लिए रवाना कर दिए। लेकिन वो उनके हमले से बच निकला। जिन 2 अफराद को यहाँ से भेजा गया था उनके नाम ग्राहम और विल्सन थे। इत्तफाक से उन दोनों को गोटे हिल के महकमा खुफिया के एक रुकन कैप्टन बेंसडिले की मदद मिल गई। कैप्टन बेंसडिले ने मेरे आदमियों से वादा किया कि वो अली यार खान को कत्ल कर देगा। उसने अपना वादा निभाया और अली यार खान का कटा हुआ सर विल्सन के हवाले कर दिया। हमने इस काम के एवज बेंस को एक खतीर रकम बतूरे मुआवजे अदा की। ग्राम अलग मारा गया, लेकिन जब विल्सन यहाँ पहुंचा और उसने अली यार खान का सर हमारे हवाले किया तो मालूम हुआ कि वो तो दरअसल हमारे साथी ग्राहम का सर है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत जाहिर की, क्या मिस्टर विल्सन ने गोटेल में उसे चेक नहीं किया था? ग्राम पर अली यार खान का मेकअप कर दिया गया था, इसलिए विल्सन धोखा खा गया, मगर हमने उसे चेक कर लिया। मेकअप क्या चीज होती है? मैंने अमकाना अंदाज में पूछा। तुमने फिल्मों में नहीं देखा? किसी किरदार को किसी मखसूस शख्स की शक्ल का बनाकर पेश कर दिया जाता है। देखा है, लेकिन वो और बात होती है। वो शख्स दूसरे से मुशाबह तो मालूम होने लगता है, लेकिन अपनी असली हैसियत में भी तो पहचाना जाता है।
ये उसकी एक तरक्की याफ्ता शक्ल है और अली यार खान इसका माहिर है। मैं नहीं मान सकता, मैंने बेतबारी से कहा। यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की शक्ल हूबहू दूसरे शख्स जैसी हो? एक तुम क्या, इस बात पर कोई शख्स भी उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि अपनी आंखों से ना देख ले। और मैंने ऐसे बहुत से मुजाहिरे देखे हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई अजीब बात महसूस नहीं होती। बहरहाल इस माल पर हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि शीगुराई में एक औरत जो अपना नाम रीना सालोमन बताती है, उसे कहीं से विल्सन के मामले की बनक पड़ गई और उसने फोन पर मुझे धमकी दी कि वो विल्सन के बारे में मुकामी हुकाम को मुतल्ला कर देगी। मैं ये समझी कि उसे विल्सन के बारे में इत्तफाक से मालूम हो गया, लेकिन बाद में हालात ने साबित किया कि वो मेरे मामला से जरूरत से ज्यादा बाखबर है और अंदाजा होता है कि वो अरसे से हमारे पीछे लगी हुई है। उसने हमारी गोटेल की शाख के सरबराह जिसका नाम डेविड रियान है अगवा कर लिया। न सिर्फ ये बल्कि चंद ऐसी माइक्रो फिल्में भी ले उड़ी जिनमें अहम मालूमात है। अब उन फिल्मों का उसूल मेरे लिए निहायत अहम है, मगर कामयाबी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। ये तो ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं है, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं देखता हूँ रीना सालोमन कितनी ताकतवर है, बस तुम मुझे उसके बारे में तफसीलात से आगाह कर दो। यही तो मुश्किल है। मादाम क्लारा बेबसी से मुस्कुराई। हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके गिरोह में कितने अफराद हैं, हम हर चीज से बेखबर हैं। जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हैरत से कहा, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं है? मैं पहले ही अपनी हैरत जाहिर कर चुकी हूँ, मादाम क्लारा बोली, और मैं चाहती हूँ कि इस सिलसिले में तुम मुझे कोई मशवरा दो। मुझसे जो कुछ हो सकेगा जरूर करूंगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो यूं महसूस होता है कि जैसे रीना ने तुम्हारा कोई आदमी तोड़ दिया हो। हमारे गिरोह के लोग अव्वल तो टूटते ही नहीं, और अगर फर्ज करो कोई किसी को तोड़ भी ले तो उससे ज्यादा मालूमात का उसूल मुमकिन ही नहीं होता, इसलिए कि हर एक की मालूमात बहुत महदूद होती हैं। गिरोह के जिस रुकन की जितनी जिम्मेदारियां हैं उससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं होता। तुम ये कहना चाहती हो कि तमाम मालूमात रीना सालोमन ने अपने जराए से हासिल की हैं? मैंने मादाम क्लारा को गौर से देखते हुए कहा और वो गड़बड़ा गई। जो कुछ मैंने कहा है उससे तो यही मतलब निकलता है, लेकिन ये बात भी गौर तलब है कि रीना सालोमन या किसी और के लिए भी हमारे बारे में इस हद तक जान लेना समझ में नहीं आता, और यही कलीदी मसला है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इस एक सवाल का जवाब मिलते ही रीना सालोमन का बुत पाश पाश हो जाएगा। तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था, मादाम क्लारा ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। तुम हमारे लिए एक कीमती असासा साबित हो सकती हो। तुमने बहुत तेजी से बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब रीना ने तुम्हें विल्सन के बारे में हुकाम को मुखबरी कर देने की धमकी दी थी तो उसने अपनी इस धमकी को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? इसलिए कि वो हमारी पोजीशन से वाकिफ थी। शीख और राय के हुकाम हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। ये बात काबिले गौर है, यानी उसे ये मालूम नहीं कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या है। बात यूं नहीं है, क्लारा ने कहा। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें अपनी मालूमात से मरूब करने की कोशिश की। साथ ये हमारे लिए एक मौका भी था। उसने हमें एक शरीफाना मौका दिया था। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और डेविड रियान को अगवा कर लिया। डेविड रियान को उसने कहां से और किस तरह अगवा किया? मैंने पूछा। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरे खड़े किए हुए असिस्टेंट से इस दर्जा वो परेशान हो गई थी कि किसी भी मुमकिन सहारे को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए अजनबी ही तो था। आम हालात में शायद वो इस तरह मेरी पजीराई न करती, लेकिन उन पर बुरा वक्त आ गया था और अब मजीद बुरा वक्त आने वाला था। वो गोटे हिल में ही था और उसे शीगुराए आना था, लेकिन उसे वहीं से अगवा कर लिया गया, मादाम क्लारा ने बताया। विल्सन भी गोटे हिल ही से आ रहा था, मैंने खेज लहजे में कहा। ग्राम को भी गोटे हिल में ही कत्ल किया गया और रियान को भी वहीं से अगवा किया गया। ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं? तुमने यही नतीजा अखज़ किया है ना कि रीना सालोमन का गोटे हिल से कोई खास ताल्लुक है। हम भी यही नतीजा अखज़ कर रहे थे, लेकिन हमारा जो एजेंट जनूबी अफ्रीका से आ रहा था उसका तो गोटे हिल से गुजर भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये ख्याल मुस्तरद कर देने पर मजबूर हैं कि रीना सालोमन या उसके गिरोह फाल्कन का गोटे हिल से कोई खास ताल्लुक है। फिर ये कि उसने यहाँ जिस पैमाने पर काम किया है मैं उससे भी सरफे नजर नहीं कर सकती। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम उसे अपनी गिरफ्त में ना ले सके। ये हमारी नाअहली नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि उसके गिरोह के अरकान बड़े फुर्तीले और बेहद बासलाहियत हैं, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इस बात का इल्म कितने अफराद को था कि विल्सन अली यार खान का सर लेकर यहाँ आ रहा है? यही तो कमाल है, मेरे और विल्सन के सिवा इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था, और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बायस है। तशवीश में मुबतला होने की जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा।
तुमने एडम डी फ्लो की खिदमत हासिल की हैं, अब कोई मसला मुश्किल नहीं रहेगा। आपको इसीलिए रहमत दी गई है मिस्टर एडम डी फ्लूग, मादाम क्लारा ने हंस कर कहा। आपने फॉक्स स्ट्रीट के रूबरू दावा किया था कि आप कोई भी नामुमकिन काम कर सकते हैं। ये हकीकत है। मैंने संजीदगी से इस बात में सारी लाया। आम और सीधे साधे कामों से मुझे उलझन होती है। ऐसे काम तो कोई भी कर सकता है। बस तो फिर तुम्हारे लिए यही काम है कि तुम्हें रीना सालोमन का सुराग लगाना है। उम्मीद है कि ये काम तुम्हारे शायाने शान होगा, इसलिए कि मैं तो सोच सोच कर पागल हो चुकी हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आता। रीना सालोमन का सुराग लगाना बिलाशुबा एक ऐसा काम है जिसे पूरी दिलचस्पी से मैं कर सकूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना पड़ेगा। जब तक पूरी तफसीलात मेरे इल्म में नहीं होंगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ये तो साफ जाहिर है, मादाम क्लारा ने कहा। मैंने तुम्हें मुख्तसरन सब बातों से आगाह कर दिया है। मजीद जो कुछ मालूम करना चाहो उसके लिए मुझसे सवाल कर सकते हो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके रोशनी में आने के क्या इम्कानात हैं? 50%, मैंने नहायत संजीदगी से कहा, और मादाम क्लारा मुझे हैरत से देखने लगी। मेरे ख्याल में तो किसी इत्तफाक के तहत ही वो रोशनी में आ सकती है, लेकिन तुम इतने यकीन से 50% इम्कान का किस तरह कह सकते हो? बुनियादी तौर पर मैं उस ख्याल का आदमी हूँ कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता। जब भी हम किसी इंतहाई मुश्किल काम में हाथ डालते हैं तो कम अज कम इम्कानात 50-50 होते हैं। मैंने तो 50% बहुत मोहतात होकर कहा है, वरना उसे रोशनी में लाना कोई मसला नहीं है। तुम हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अजीब आदमी हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उसे रोशनी में लाने के सिलसिले में हमारी अब तक की तमाम कोशिशें रायगां साबित हुई हैं। तुम्हारे आदमियों की नाइली को मैं मचले राह नहीं बना सकता। मुमकिन है तुम्हें अपने आदमियों पर बहुत नाज हो, मगर मैं अपने अंदाज में सोचता हूँ और दूसरों को परखने के लिए मेरे अपने पैमाने हैं। माफ करना, तुम्हारे आदमियों की कारकर्दगी बहुत नाकिस है। अब इतनी भी नाकिस नहीं है कि तुम उन्हें सरे से ही कंडम कर दो। मादाम क्लारा ने बुरा मानकर कहा। तुम्हारे मुकाबले में उनकी शिकस्त का ये मतलब नहीं कि वो किसी काम के ही नहीं है। मेरा ख्याल तो यही है, मगर मैं इस पर बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हमारा मौजू तो ये है कि रीना या तो कोई जादूगर है या फिर उसने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ दिया है, और हमें वो मुकाम तलाश करना है जहाँ उसका सुराग मौजूद है। तुम्हारी इस यकीन पर मैं सिर्फ हैरत का ही इजहार कर सकती हूँ। मादाम क्लारा बुड़बुड़ाई। हम हर इम्कान का जायजा ले चुके हैं। ये तो मानोगी कि रीना की मालूमात का कोई ना कोई जरिया है, मैंने झुंझला कर कहा, या फिर हवाओं ने तुम्हारी खबरें उसे पहुंचाई हैं। ये सिलसिला जितना पुरअसरार है उसमें तो ऐसा ही लगता है जैसे हवा में उसके लिए मुखबरी के फराइज अंजाम दिए जा रहे हों, मादाम क्लारा ने कहा। वरना विल्सन की आमद के बारे में उसे कहां से मालूम हुआ? मुझे एक एक करके तमाम बातों का जायजा लेने दो। विल्सन की यहाँ आमद से सिर्फ 2 अफराद बाखबर थे, एक तुम और दूसरा विल्सन। तुम कह रही हो कि तुमने ये बात किसी और को नहीं बताई। वो इंतहाई जिम्मेदार आदमी है, क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा। उसकी जगह अगर गराम होता तो मैं मान सकती थी कि उसने उससे जिक्र कर दिया होगा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं इस बात से कितने लोग वाकिफ थे। विल्सन ग्राम किस मिशन पर गोटेल गए हैं? मैंने उन्हें हंगामी तौर पर गोटेल भेजा था। उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं मिल सकी कि वो किसी को मुतला करते, क्लारा ने फातिहाना अंदाज में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर उन्होंने किसी को ना बताया हो तब भी उनसे गोटेल में जरूर ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से दूसरों की नजरों में वो आ गए हों। वो बहुत मंजे हुए लोग थे, उनसे कोई गलती नहीं हुई, ताहम बेंसडले उन तक जरूर पहुंच गया था। ये कैसे मुमकिन है कि आदमी गलती ना करे और कोई उस तक पहुंच जाए? गलती ना करने से मेरी मुराद ये है कि उन्हें जो हुक्म दिया गया था उन्होंने उसे पूरा किया। कैप्टन बेंस के अलावा कोई और उन तक नहीं पहुंच सका था। यही उस मामले का कलीदी पहलू है। तुम लोगों ने बेंसडले को नजरअंदाज करके अच्छा नहीं किया। बेंसडले से तो हमें इंतकाम लेना है, क्लारा ने दांत पीस कर कहा। उसने हमसे बहुत बड़ी रकम ईंटी है और बजाय अली यार खान के हमारे ही आदमी को मार दिया। इन मामलात की तफ्तीश करने के लिए मुझे खुद गोटेली जाना पड़ेगा। बेंसडले का किरदार खासा दिलचस्प महसूस होता है, कहीं वो अली यार खान का आदमी साबित न हो। नहीं, क्लारा ने सर को नफी में जुम्बश दी। इस हद तक तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो अली यार खान का आदमी नहीं है। हमने उसके बारे में तफ्तीश कराई थी। वो वहाँ के महकमा खास का मुलाजिम है और खासा बदउनवान आदमी है। बड़े पैमाने पर रिश्वत लेता है। उसने गोटेल पहुंचने के बाद से ही विल्सन और ग्राम पर नजर रखी थी, इसलिए उन दोनों तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। उसने उन दोनों से अपना मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी रकम तलब की थी। विल्सन और ग्राम दोनों पेशावर कातिल थे, इसलिए आसानी से किसी का मुतालबा नहीं मान सकते थे। लेकिन क्या तुम यकीन कर सकते हो कि उसने उन दोनों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया? फिर विल्सन ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उसे इस बात की इजाजत दे दी
कि अली यार खान को कत्ल करने के लिए बेंसडले की खिदमत मुस्तार ले जाएं। अगर वो अली यार खान का आदमी नहीं था तो उसने ये हरकत क्यों की कि उसकी बजाय तुम्हारे आदमी को कत्ल कर दिया? मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। बेंसडले के बारे में तुम बता चुकी हो कि वो बदउनवान आदमी है, रकम के लालच में अली यार खान से मिल गया होगा। काश उसने ये हरकत ना की होती और इस मामले में हमसे मुखलिस रहा होता तो हम उसे हीरे जवाहरात में तोल सकते थे। अली यार खान तुम लोगों के लिए इतना अहम है? मैंने उससे पूछा, मगर मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। उसके वहमो गुमान भी नहीं होगा कि वो अली यार खान ही से बात कर रही है। इससे भी ज्यादा क्लारा ने एक ठंडी सांस ली। मालूम नहीं वो इस कदर खुशकिस्मत क्यों है कि हमारे हमलों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वो खुशकिस्मत नहीं है मादाम क्लारा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि खुशकिस्मती पर मुझे यकीन नहीं है। अगर पूरे एतमाद से किसी काम में हाथ डाला जाए तो नाकामी पैदा ही नहीं होती। तुम मानो या ना मानो, मगर ये हकीकत है कि खौफ ही आदमी को नाकामी से इम्कनार करता है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, हमारे आदमी भी उसके मुकाबले आते हैं तो उनके ज़हनों में पहला खौफ नाकामी का ही होता है, और इसमें उनका कसूर नहीं। अली यार खान तो हम लोगों के लिए हवा की तरह बना हुआ है। गोटील में विल्सन और ग्राम के जरिए उसकी कार में हमने बम फिट कराया, उसमें तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमने उस कार में बम फिट करा दिया था जिसमें उसे मरना था। कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते ही उसके पर खचे उड़ जाते और साथ ही हमेशा के लिए अली यार खान से भी जान छूट जाती। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उसने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। उसने अपने लिए और कार तरब कर ली और बकिया सफर उसमें किया। नतीजा एक गैर मुतल्लक आदमी मारा गया और खुद वो अपनी साथी के साथ साफ बचकर निकल गया। इसे तुम क्या कहोगे? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देख कर कहा। मैं तुमसे सवाल करता हूँ क्लारा, क्या इत्तफाक ऐन उसी वक्त ज़हूर पजीर हो सकता है जब तुम्हें जरूरत थी उसकी? मैं तुमसे सवाल करता हूँ क्लारा, क्या ऐन उसी वक्त इत्तफाक हो सकता है? क्लारा ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। इसे इत्तफाक ही क्यों कहेंगे? उसने कहा, ये सब फजूल और वाहियात बातें हैं, और अगर होती हैं तो उसे आदमी से बड़ा मानना पड़ेगा। और मैं हरगिज़ ये बात मानने को तैयार नहीं कि कोई बेजान चीज मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे आदमियों की कारकर्दगी नाकिस थी? क्लारा ने झिंझला कर कहा, अगर नहीं तो फिर वो बच कैसे गया? इसे इत्तफाक नहीं तो फिर और क्या कहेंगे? नाराज होने की जरूरत नहीं, उसका बचना इत्तफाक इसलिए नहीं हो सकता कि वो पहले से होशियार था। ये बात यकीनी है कि किसी शुबे के बायस ही उसने दूसरी गाड़ी तलब की होगी। जरूर तुम्हारे आदमियों से कोई लगजश हुई है, ये नामुमकिन है। मेरे आदमी अपने कामों के माहिर हैं, उनसे लगजश हो ही नहीं सकती। अगर उनसे लगजश नहीं हुई तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने उठते हुए कहा, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे आदमियों में कोई कमी है तब मुझे तलब कर लेना। बसूरत दीगर मेरी जरूरत ही कुछ नहीं। बैठ जाओ मिस्टर एडम, क्लारा ने सर्द लहजे में कहा। हमने तुम्हारी खिदमत हासिल की हैं, तुम्हें इस तरह बगैर इजाजत नहीं उठना चाहिए। कहाँ तो ये दावे थे कि तुम मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दोगी, और कहाँ ये हाल है कि चंद मिनट के अंदर अंदर मुझ पर हुक्म भी चलाना शुरू कर दिया। मैंने तंदिया लहजे में कहा और क्लारा फौरन ही संभल गई। मुझे अफसोस है, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। मेरा रवैया वाकई नामुनासिब था, मगर मैं क्या करूं? अली यार खान के जिक्र पर मेरा दुराने खून तेज होने लगता है और खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। मैं दोबारा बैठ गया। कोई बात नहीं क्लारा, मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी इस कैफियत को समझ सकता हूँ, लेकिन कामयाबियां हासिल करने के लिए अपनी खामियों पर नजर रखना भी तो जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता। जरूर उन दोनों मरदूदों से कोई गलती हो गई है। हमने उन्हें बड़े बड़े मुआवजे दिए हैं और ये मामूली जिम्मेदारियां भी पूरी वो नहीं कर सके। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे काम निपटा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले तुम रीना से निमटना पसंद करोगी। मुझे यकीन नहीं आता कि हम कभी रीना का सुराग भी लगा सकेंगे। उसने तुमसे फोन पर बात की तो क्या तुमने उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? वो बहुत चालाक है, टेलीफोन बूथ से बात करती है और वो भी मुख्तलिफ जगहों से। मैंने शहर भर के टेलीफोन बूथों के गिर्द अपने आदमी फैला दिए हैं ताकि वो जहां से भी बात करे हमारे आदमियों की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन मालूम है उसका नतीजा क्या हुआ? हमारा एक आदमी मारा गया और उसके बाद उसने मुझसे ट्रांसमीटर पर बात की। मैं हैरान हूं कि उसे मेरी फ्रीक्वेंसी का इल्म किस तरह हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना तुम्हारे आदमी डेविड रियान की जबान खुलवाने में कामयाब हो गई हो और उसके जरिए उसने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली हो? रीना ने डेविड से मेरी बात कराई थी। डेविड के लहजे में जो ताजगी थी उससे कभी नहीं मालूम होता था कि उस पर तशद्दुद किया गया है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तब भी ये सवाल तो अपनी जगह कायम रहेगा कि रीना को ऐसी दूसरी बहुत सी बातें किस तरह मालूम हुई जो चंद अफराद के सिवा किसी के इल्म में भी नहीं थी। मेरा ख्याल है इस मसले को बाद के लिए उठा रखेंगे। रीना सलोमन की मालूमात का जरिया क्या है?
पहले तो उसे गिरफ्त में लेने के लिए कोई अमली कदम उठाना जरूरी है। मैंने ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया है, अब देखना ये है कि तुम क्या तीर मारते हो। तीर जरूर चलेगा क्लारा और निशाने पर भी बैठेगा, लेकिन उसके लिए मुझे काम करने की आजादी मिलनी जरूरी है। इससे ज्यादा और तुम किस बात के ख्वाहिशमंद हो कि हमने आंख बंद करके तुम पर एतबार कर लिया और तुम इस वक्त मादाम क्लारा की ख्वाबगाह में मौजूद हो, जबकि मेरे मातहतों से शायद ही चंद ऐसे हों जिन्होंने मेरी ख्वाबगाह में कदम भी रखा हो। वो ठीक कह रही थी, उसने वाकई मुझ पर आंख बंद करके एतबार किया था, लेकिन ये मुझ पर कोई एहसान नहीं था। उसने अपनी गरज के लिए ऐसा किया था। बहलियार खान ना होता तब भी मुझे उससे हमदर्दी ना महसूस होती, या तो खैर मामला ही दूसरा था। उसकी हैसियत मेरे लिए एक निशाने राह से ज्यादा कुछ नहीं थी, वो मेरी मंजिल नहीं थी। मुझे तो उसे रोनते हुए आगे बढ़ जाना था, लेकिन मैं जानता था कि अभी उसे रोने का वक्त नहीं आया। अभी तो मुझे तहम्मुल का मुजाहरा करना था। कुछ शजब नहीं था कि रैंडल खुद वहां मौजूद होता और मेरी एक एक हरकत उसकी नजर में होती। क्लारा ने बगैर किसी मजबूती के तो मुझे अपनी ख्वाबगाह में तलब नहीं कर लिया होगा। मैंने उसे देखकर जिस वारफतगी का मुजाहरा किया था, उसके बाद तो मेरा यहाँ तलब किया जाना एक तीर से दो शिकार करने के मुतरादिफ भी हो सकता था। मैं ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि मैं यहाँ कोई और अजनबी ख्वाह वो कितना ही बासलाहियत क्यों ना हो, यूं यकायक मोतबर हो सकता है, और वो भी ईगल के कारिंदों की नजरों में। यकीनन ये भी कोई इम्तिहान ही था। मैदान अमल में उतारने से कबल मेरी हर तरह से आजमाइश की जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी औकात भूलकर क्लारा के साथ दस्त दराजी पर उतर आऊं। वो इतनी हुसीन थी कि जरा सा मौका मिलने पर कोई भी आपे से बाहर हो सकता था, और फिर मेरे साथ उसका अंदाज जिस किस्म की बेतकल्फी से हुआ था, बल्कि एक एतबार से तरकीब अमेज भी था। उसके पेश नजर मेरे लिए यह अंदाजा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि अभी मैं आजमाइशी मराहिल में हूँ। यह भी मुमकिन था कि मैं दस्त दराजी तो ना करता, मगर उसे लूटने की कोशिश कर बैठता। मगर मैं इतना अहमक था कब? मेरे सामने तो बड़े बड़े मकासद थे। मैं ठंडा करके खाने का आदी था। बिलफर्ज मेरे अंदाजे गलत होते और उसे हलाक करने का मौका होता, तब भी मैं ये हमाकत ना करता। आखिर मुझे यहाँ से बाहर भी तो निकलना था। मैं आगमाना रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता क्लारा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी किस्म की बेहुदगी करूं। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ दोस्तों जैसा बर्ताव किया जाए। तुम मुझे मुलाजिम समझोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने कब तुम्हें मुलाजिम समझा है? वो मेरे करीब खिसक आई। मैं तुम्हें बेहतरीन दोस्त का दर्जा दूंगी। तुम्हें मुझ पर हर वो इख्तियार हासिल होगा जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त पर होता है। तुमने मेरी बात का गलत मतलब लिया है। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अव्वल आखिर तुम्हारा मुलाजिम ही हूँ और रहूंगा, इसलिए मैं तुमसे कोई ऐसा ताल्लुक कायम नहीं कर सकूंगा जिससे मालिक को मुलाजिम के रिश्ते की तौहीन होती हो। मैं तो रवैये की बात कर रहा था। ये तुम क्या मालिक को मुलाजिम की बहस ले बैठे? उसने कदरे नाराजगी का इजहार किया और उठकर मेरे करीब आ गई। मैं तकल्फात की कायल नहीं हूँ। प्लीज क्लारा, मैंने हाथ उठा कर कहा, मुझे अपनी औकात में रहने दो। तुम एक बहुत बड़े गिरोह की सरबराह हो। मैं कोशिश के बावजूद तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शिरकत की पेशकश करती हूँ। इसे चलाने में मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगी। अब तो तुम्हें मेरी तरफ बढ़ने में कोई कबात नहीं है ना? तुम्हारा ख्याल गलत है क्लारा। मैं हरगिज़ एहसास कमतरी का शिकार नहीं हूँ और ना ही मैं शिरकत कबूल करता हूँ। जो आदमी पाबंदियां कबूल ना कर सकता वो किसी भी फर्द की पाबंदी कबूल नहीं करेगा। मुझे नहीं मालूम था कि कभी वो शख्स भी मुझे ठुकराने की जुर्रत करेगा जिसे मैं पहली नजर में ही पसंद कर लूंगी। उसने पैर पटक कर कहा, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम मेरा दिल रखने के लिए मेरी पजीराई कर सको? जितना तुमने मुझे पसंद किया होगा उससे कहीं ज्यादा मैंने तुम्हें पसंद किया है क्लारा। लेकिन मैं एक वक्त में एक रिश्ते का कायल हूँ और मैं अपना ये उसूल किसी कीमत पर तोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा अटल फैसला है और तुम भी मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। कोई बात नहीं मिस्टर एडम। उसने एक ठंडी सांस ली और वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। अगर तुम कारोबारी गुफ्तगू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि किस काम का कितना मुआवजा लोगे। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जब मैं किसी काम के करने की हामी भर लेता हूँ तो उसके बाद मुआवजे की बात नहीं करता। इस किस्म की कोई बात नहीं होती। इस किस्म की कोई बात होती तो पहले ही कर लेता। बेफिक्र हो, मुआवजा हमारे दरमियान कभी वजह इख्तलाफ नहीं बनेगा। तुम बहुत अजीब आदमी हो, क्लारा ने बेबसी से कहा। तुम्हारी हर बात ही निराली है। मैं तुम्हें समझने से कासिर हूँ। मुझे समझने की कोशिश करने की बजाय अपने मसाइल सुलझाने पर तवज्जो दो और ये बताओ कि रीना के मुतालबात क्या हैं। उसके मुतालबात मेरे लिए नाकाबिले कबूल हैं। मदाम क्लारा ने वसीले लहजे में कहा। रोजे अव्वल ही से उसने मेरे कारोबार पर दांत गड़ा रखे हैं
और जाहिर है ये बात तुम्हें मंजूर नहीं होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज नहीं। कौन ये बर्दाश्त करेगा कि बैठे बिठाए अपने मुनाफे की आधी रकम किसी और के हवाले कर दे। और माइक्रो फिल्मों के लिए उसके क्या अज़ाइम है, उनके लिए वो अलहदा एक बड़ी रकम तलब कर रही है। क्या हमारे पास हराम की दौलत है कि हम यूं रकम उसके हवाले किए चले जाएं? क्लारा ने वसीले लहजे में कहा, उसे एक पाई भी मैं नहीं दूंगी। अभी मैं उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। ये ट्रांसमीटर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था। बादाम क्लारा मुझसे माजरत करके ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गई। उसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करके अपना कोड नंबर दोहराया। हमें तुम्हारे इन फजूल नंबरों की जरूरत नहीं है भूरी बिल्ली। दूसरी तरफ से तहजीब की चहकार सुनाई दी, जब मैं कॉल किया करूं तो सीधी तरह बात किया करो। बादाम क्लारा ने स्विच ऑफ कर दिया और दांत पीस कर बोली, वही उल्लू की पट्टी बात करी है। मेरे हाथ आ जाए तो इसकी चटनी बनाकर रख दूं। मैं उससे बात करता हूँ, मैंने उठते हुए कहा, मगर तुम दरमियान में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी मत करना। अब ये तुम्हारा दर्द सर है, क्लारा ने बेजारी से कहा। मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, इसकी आवाज सुनकर ही खून खोलने लगता है। मैंने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का स्विच दोबारा ऑन किया। तहजीब ने उस वक्त गैर मुतवक्को तौर पर राब्ता कायम किया था। ये हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। उसे तो मेरी यहाँ मौजूदगी का गुमान तक नहीं हो सकता था। खुद मुझे नहीं मालूम था कि मादाम क्लारा इस वक्त मुझे यहाँ तलब करेगी। हेलो मैडम रीना सालोमन दी ग्रेट लेडी, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। एडम डी फ्लूक 10। कौन कंडम डी फ्लूक? तहजीब की तहकीर हमें आवाज आई। मैं कंडम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। भूरी बिल्ली को बुलाओ। वो क्यों तुम दबा कर भाग गई? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तहजीब का अंदाज इस कदर बेसाख्ता था कि हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। और क्लारा ने उसकी बात सुनकर दांत पीसे थे और अपने एक हाथ से गुंजा बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारा था। मैंने कंडम नहीं एडम कहा था मैडम, मैंने हंसी जब्त करते हुए कहा। एडम डी फ्लूक। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम कौन से डम हो, ए डम या डम डम। तहजीब की आवाज आई। मुझे तो तुम्हारी भूरी बिल्ली से बात करनी है, उसकी उर्राट मुझे बहुत पसंद है। आप मुझसे हर वो बात कर सकती हैं मैडम रीना जो मादाम क्लारा से करना चाहें, मैंने नरम लहजे में कहा। मैं तहजीब से बात करते वक्त घबराया था। मुझे खदशा था कि कहीं वो मेरी आवाज सुनकर बुखला ना जाए, मगर उसने जिस बेसाख्ता रद्द-ए-अमल का इजहार किया था उसकी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया था। उसके अंदर वाकई बरक फैसले करने की सलाहियत थी। मैं तुमसे क्यों बात करूं? तहजीब का लहजा बदस्तूर हकारत अमेज था। मैं रीना सलोमन हूँ और रीना किसी छोटे मोटे आदमी से बात करना अपनी तौहीन समझती है। मैं मादाम क्लारा के कारोबार का निगराने खुसूसी हूँ, कोई गिरा पड़ा आदमी नहीं हूँ। मुझसे बात करके आपकी तौहीन नहीं होगी। क्या कहा? तहजीब की आवाज में चौंक जाने का तासर था। तुम क्या हो? निगराने खुसूसी, मैंने जोर देकर कहा। बादाम के लिए तमाम अहम फैसले मैं ही करता हूँ। तो इससे पहले तुम कहाँ मरे हुए थे? तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। मैं शीगुराई से बाहर गया हुआ था, इसलिए आपको जहमत हुई। आज ही वापस आया हूँ और आते ही मादाम ने मुझे तमाम सूरत से आगाह किया तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। बकवास मत करो मिस्टर एडम, अचानक तहजीब ने सख्त लहजे में कहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ना तो क्लारा के गिरोह में निगरानी खुसूसी का कोई ओहदा है और ना ही एडम डी फ्लूक नामी कोई शख्स उसके गिरोह में शामिल है। तहजीब के रीमार्क्स पर बादाम क्लारा का चेहरा हैरत की ज्यादती से बिगड़ गया। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई और उसके गिरोह के बारे में इस हद तक बाखबर हो? मालूमात नामुकम्मल भी तो हो सकती है मैडम रीना, मैंने नरम लहजे में कहा। जरूरी तो नहीं कि हमसे मुतल्लक हर बात आपके इल्म में हो, बहुत सी बातें खुफिया नोयत की भी होती हैं। मेरा जवाब सुनकर क्लारा ने पसंदीदगी से सारी लाया। रीना सलोमन उस हद तक उसके असाब पर सवार हो गई थी कि वो उसे गुफ्तगू तक के मामले में शिकस्त खुर्दा देखने की मुतमन्ना थी। तुम अगर रीना से वाकिफ होते तो कभी इतनी बेहुदा बात ना करते। किसी के खिलाफ मुकम्मल मालूमात हासिल किए बगैर मैदान में उतरना रीना की रिवायत के खिलाफ है। मैं आपकी इस बात पर क्या तबसरा कर सकता हूँ मैडम, मैंने बेबसी जाहिर की। कुछ भी तबसरा नहीं जाहिर कर सकते, तुम्हारे मुंह से दूध की बू आती है। तुम निगराने खुसूसी बनने के ख्वाब देख रहे हो, पहले आजमाइशी मराहिल से तो गुजर जाओ। क्लारा बहुत बुरी तरह चौंकी थी और उसके चेहरे पर इज़्तिराब के आसार नजर आए थे। मैंने भी चौंकने का मुजाहरा किया था। मैं आपका मतलब नहीं समझा मैडम, मैंने ट्रांसमीटर में कहा। क्या समझना चाहते हो? तुम एक इंतहाई अहमक आदमी हो। तुमने अपनी शार्पिंग से फाक स्ट्रीट को मुतासर कर लिया था, मगर मैं फाक स्ट्रीट नहीं हूँ। तुमने जाली फौजियों के बल पर जेम्स चार्ली के शराब खाने में घुसने की जुर्रत की, मगर मेरे आदमी वो हैं जो असल फौजियों की भी खातिर में नहीं लाते। तुम जैसे अहमक फाक स्ट्रीट जैसे गधों को तुम मुतासर कर सकते हो, लेकिन मेरा नाम रीना है। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हें एक उम्र का तजर्बा दरकार होगा।
मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मादाम क्लारा की हालत तो दीदनी थी। वो जो ईगल की मायानाद एजेंट थी, रैंडल की दस्ते राज समझी जाती थी। मैंने और तहदीब ने मिलकर उसे हवास बाख्ता कर दिया था। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि तहदीब ने इस वक्त कॉल कैसे कर ली, लेकिन उसने जो गुफ्तगू की थी उसने मुझे और ज्यादा हैरान किया था। मुझे अंदाजा तो था कि तहदीब बर वक्त फैसले कर सकती है, मगर ये अंदाजा बहरहाल नहीं था कि वो इस हद तक सही सिमत में भी कदम उठा सकती है। क्या सोचने लगे मिस्टर निगराने खुसूसी? तहदीब की आवाज आई। कहो तो ये भी बता दूं कि क्राउन क्लब से तुम्हें एक बंद वैन में ले जाया गया था। बंद वैन में ले जाने का मकसद ये था कि तुम अपनी मंजिल के बारे में कुछ ना जान सको, लेकिन रीना सोलोमन तुम्हें बता सकती है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। आपकी कारकर्दगी की तारीफ ना करना ज्यादती होगी मैडम, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। लेकिन ये सब बातें पुरानी हो चुकी। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है कि मादाम क्लारा ने मुझे आपके साथ मुज़ाकरात करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इतनी अकल मैं भी रखती हूँ मिस्टर एडम, और मैं उसकी चालों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। खुद बेबस होने के बाद अब वो मुझे तुम्हारे जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। अगर आपने इस किस्म के अंदाजे लगाना शुरू कर दिए हैं तो हमारे दरमियान काम की कोई बात नहीं हो सकेगी। लिहाजा मेरा मतलब है कि मकसद की तरफ आ जाएं। क्यों नहीं मिस्टर एडम? तहदीब ने मदह का खेज लहजे में कहा। पूरी बिल्ली ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि रीना तुम्हारे कारोबार में 50% शराकत की ख्वाहिश रखती है। ना सिर्फ बता दिया बल्कि उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। मैंने हाथ उठाकर क्लारा को बोलने से रोका, जिसने मुझसे रिबाना अंदाज में कुछ कहने के लिए मुंह खोला था।